अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फालिज का अटैक या दिमाग की शरीयानों का फट जाना, या उसके अलावा कोई भी क्लॉट वगैरह जो है वो ब्रेन के अंदर आ जाना। इसकी सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से एक बंदे को फालिज का अटैक होता है। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो अ, सर्दियों के अंदर अपनी सेहत वगैरह का ख्याल नहीं रखते, या जो कार्डियक पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की एक्सरसाइज कर लेते हैं, या इसकी और भी वजूहात ये होती हैं कि मोस्टली लोग रात को ठंडे पानी से नहा लेते हैं, उसकी वजह से भी मोस्ट ऑफ द टाइम फालिज का अटैक हो जाता है। अब बेसिकली फालिज के अटैक के अंदर जो सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फालिज का अटैक हो गया। उसके अंदर जो सबसे पहली पहली जो अलामत है वो ये है कि आपका मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाता है और मुंह एक साइड पर आ जाता है। मुंह का टेढ़ा हो जाना, आंखों की ये जो पलकें हैं उनका गिर जाना, और इसके अलावा जो आपकी ज़ुबान होती है वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है। मीन्स के आप सही तरह से बोल नहीं पाते, आपके जिस्म के अंदर हरकत में कमी आ जाती है। इसके अलावा आपको चक्कर आते हैं, सवेर किस्म का सर के अंदर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सोचने समझने की जो आपकी कुव्वत होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम फालिज जब होता है किसी बंदे को, तो उसके जिस्म की एक पूरी साइड पैरालाइज हो जाती है। उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि लोग जैसे ही मरीज़ को फालिज होता है उसको घर में रखते हैं, घरेलू टोटके आजमाना शुरू कर देते हैं, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके आते। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको टाइम के ऊपर जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, और डिले हो जाता है बहुत काफ़ी टाइम पे। तो उस वजह से उनको या तो मुकम्मल फालिज हो जाता है, और मोस्टली केसेस के अंदर जो है पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब बेसिकली अगर आपके पास कोई भी फालिज का पेशेंट आ जाता है हमारे पास किसी भी किस्म का, तो सबसे पहले पहले हम उस पेशेंट के साथ क्या करते हैं, उस पेशेंट के लिए सबसे पहले पहले हम उस पेशेंट की करते हैं एमआरआई, एंड उसका हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड का हमें ये फ़ायदा है कि उससे हमें ये पता चलता है कि जो भी क्लॉट उसके ब्रेन के अंदर गया है, या अगर उसकी कोई ब्रेन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर कोई वेसल रप्चर हुई है या कोई रग फटी है, तो वो कौन सी जगह की फटी है। दूसरा हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं वो है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चलता है कि दिमाग के अंदर जो ब्लड फ्लो है, आर्टरीज और जो वेसल जो रगे हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ठीक है या वो ख़राब है, वो किस तरह का है, हमें डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से वो सारा पता चलता है। थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डी डाइमर्स। डी डाइमर्स आपको पता है कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग हाइपरटेंसिव हैं। उसके अंदर होता यह है कि कोई भी क्लॉट, एथीरोस्क्लेरोसिस होती है लार्ज वेसल्स के अंदर, जैसे कि लोगों को हार्ट का इशू होता है तो उनकी जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं उनके अंदर प्लॉक मतलब क्लॉट बने होते हैं, तो वो क्लॉट वहाँ से टूटता है। किसी भी वर्टिब्रल आर्टरी होगी, किसी भी कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन के अंदर होती हैं, और उसके अंदर आके वो फंस जाता है। अब होता ये है कि जो क्लॉट आके ब्रेन की किसी भी वेसल के अंदर फंसता है, तो जो आगे का हिस्सा होता है उसे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। अब जब ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, उसको ऑक्सीजन मिलना खत्म हो जाती है, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो होता है उसकी डेथ हो जाती है और उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली ज़्यादातर लोग जो 40 प्लस होते हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, तो उनकी 40 साल के बाद जो वेसल्स होती हैं जो हमारी, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, उनकी जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री होता है, चलते फिरते नहीं है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं करते, हर टाइम सोए रहते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में ख़ास तौर पे ये मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाएगा तो आप उसको ट्रीट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले पहले जैसे ही आपको पता चले किसी मरीज़ को फालिज हो रहा है, तो आपने उसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है। जब आप उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो हॉस्पिटल में हमारे पास दो तरह के इंजेक्शन होते हैं जो हम इमरजेंसी के अंदर उस पेशेंट को देते हैं। जो पहला है वो है एल्टीप्लेज, जिसको हम टीपीए बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन हम जैसे ही देते हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो जाता है और जाकर उस क्लॉट को तोड़ देता है, जहाँ पे भी रुकावट होती है, जो बंदिश होती है, उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है, अगर तो जो ब्लड वेसल है उसके अंदर से अगर कोई फ्लूइड वगैरह निकला हुआ है या कहीं एडिमा हो गया, तो वो उसको सक्शन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, मीन्स वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और इसके अलावा जो है पेशेंट को हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स देते हैं, एंटी कोगुलेंट्स दे देते हैं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पेशेंट आपके पास जैसे ही आया है, आप डायरेक्ट ही उसको
ऑक्सीजन के ऊपर डाल देते हैं, उसका एयरवे मेंटेन करते हैं और उसको ऑक्सीजन के ऊपर डाल देते हैं। अब बेसिकली उस ऑक्सीजन से ये फ़ायदा होता है कि ब्रेन का वो हिस्सा जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी उसको एकदम ऑक्सीजन मिलती है, तो वो काफ़ी हद तक वो रिवाइव हो जाता है और पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है, पेशेंट को स्टेबल करने के बाद फिर हमारे पास बहुत सारे ब्रेन टॉनिक्स होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास मेजियोथाइनिन होती है। मेजियोथाइनिन के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फ़िश ऑयल्स हैं। फ़िश ऑयल्स के अलावा हमारे पास एक और टैबलेट होती है, एनक्लिप टैबलेट, न्यूरोट्रॉपिक्स वगैरह हो गए, हम ये पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई मसला हो जाए किसी एरिया में, अगर उसको थोड़ा बहुत कोई फालिज वगैरह हो गया है या उसका कोई हिस्सा थोड़ा सा पैरालाइज हो गया, तो फिर हम उस पेशेंट को जो है ओरल सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए जो होती है वो होती है फिजियोथेरापी, जो पेशेंट को दोबारा रिवाइव करती है। अब सबसे पहली बात यह है कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं जिसकी वजह से जो है हम हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि चाहे आपकी कोई भी एज है, चाहे आप यंग हैं, आप या आपकी एज ओल्ड है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन है, मींस आप ज़्यादा आपका बीपी हाई रहता है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना जो रूटीन चेकअप है वो करवाएं, अपने बीपी को कंट्रोल रखें, अपने बीपी की प्रॉपर चार्टिंग और मॉनिटरिंग करें। आपको पता चले कि आपका बीपी किस टाइम पे कितना होता है, कितना नॉर्मल है, उससे आपको एक रफली आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट थिंग जो है, स्मोकिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल छोड़ दें। और उसके अलावा ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दिनों के अंदर कि सर्दियों के दिन है, तो अपने आप को फुली कवर रखें, ठंड से बचें। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।